नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, DLED सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी के क्रम में आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्नों को हम यहाँ पर शामिल कर रहे हैं और सारे प्रश्न लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, यानी सभी प्रश्न 2 नंबर में जो प्रश्न आते हैं वो सारे प्रश्न होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि इसमें जितने भी प्रश्न बताए गए हैं आपको वो सारे प्रश्न समझ में आ जाएं और हो सकता है इन्हीं प्रश्नों में कुछ छोटा करके उनको 1 नंबर का बनाकर भी पूछ दिया जाए आपकी परीक्षा में। तो ये सारे प्रश्न आपको ध्यान से देखने हैं और इनके जितने भी कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा इस वीडियो में वो सभी आपको क्लियर कर लेने हैं। और जो भी समस्या हो तो नीचे कमेंट में बता देना, उसका आंसर मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पर आपके लिए स्टार्टिंग में ही हम आपके लिए एक प्रश्न छोड़ रहे हैं और इस प्रश्न का उत्तर आप नीचे कमेंट में दीजिए और इस प्रश्न का उत्तर हम आपको लास्ट में इसी वीडियो में बता देंगे, क्योंकि बाद में बताने का टाइम मिलता है नहीं मिलता है, वीडियो आपको मिल पाता है नहीं मिल पाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। ये आपके सामने प्रश्न है। ABC तथा MNP 2 सर्वांग समत्रिभुज हैं। यदि ABC में A 50 है, B 60 है, भुजा AB 3 है, तो त्रिभुज MNP में एंगल 9 यानी कोण 9 60 है और MN 3 सेंटीमीटर है, तो P का आपको मान ज्ञात करना है। ये यहाँ पर आपको बताना है। नीचे कमेंट में बताइए इसका क्या आंसर आएगा। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। आज के कठिन प्रश्नों को लेकर, या कह सकते हैं इनका जो स्तर है वो बहुत अच्छा है। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का निशान जरूर दबा लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो आपके सामने पहला प्रश्न रखा गया है थोड़ा सा आसान है। 112, 120 और 135 का भाग विधि से मासा निकालो। देखो, अभी भी कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें भाग विधि से मासा निकालना नहीं आता है, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए एक बार आप फिर से देख लो कि भाग विधि से मासा कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो सबसे छोटी संख्या है 112, 120 और 135 में, तो सबसे छोटी है आपकी 112। 112 को लिख लेते हैं और जो उससे बड़ी है 120, 120 में भाग दे देते हैं। 112 से 120 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा और ये घट के आ जाएगा 8। अब ये जो शेष बचा है इसी को हम लोग भाजक बना लेते हैं और ये जो पहले भाजक था उसे उठाकर हम यहाँ भाज्य की जगह लिख देते हैं। अब यहाँ पर ये 112 है, यहाँ लिख दिया और जो शेष बचा था उससे भाग देंगे 112 में, तो इसको भाग देंगे 8 एकम 8, बचेगा 3 32 और 8 चौको 32। यानी यहाँ जो 112 है वो 8 से पूरी तरह डिवाइड हो चुका है। यानी हम ये कह सकते हैं 112 और 120 का जो अंतिम भाजक है वो है 8, या फिर हम दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि 112 और 120 का जो मासा है वो है 8। अब 120 और 112 का तो मिल गया, लेकिन हमें अभी 135 का भी तो चाहिए, तो इसी 8 से हम 135 को डिवाइड करेंगे। तो 8, ये रहा 135, डिवाइड कर लो। 8 एकम 8, 5 बचा 55 और ये आपका हो जाएगा 8 छंग 48, ठीक, 7 बचेगा। अब 7 यहाँ पर शेष बच गया। अब क्या करोगे, 7 जब यहाँ पर शेष बच गया तो यहाँ पर आप क्या कर लो, 8 से ये जो यहाँ पर ये था भाजक इसको यहाँ पर लिख दो। 7 से डिवाइड करो 8 को। जब 7 से डिवाइड करोगे 8 को तो यहाँ पर 7 एकम 7, 1 शेष बचेगा और ये 7 आपका यहाँ उठ के आ जाएगा और ये 1 सत्ते 7 पूरा पूरा कट जाएगा। यानी यहाँ पर जो अंतिम भाजक आपका आया, अंतिम भाजक इसका कितना आ गया, ये आपका 1 आया। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। इसका अंतिम भाजक कितना आया, 1 आया। तो हम ये कह सकते हैं कि 112, 120 और 135 का जो मासा निकल के आया वो आ गया 1। कोई डाउट हो तो बताइए, क्योंकि जो लास्ट में बचता है यानी जो लास्ट का भाजक होता है जिसे हम कहते हैं अंतिम भाजक, वही इन सभी संख्याओं का मासा होता है। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट हो तो बता देना, इसको मैं अलग से भी फिर से समझा दूंगा। आगे देखते हैं अगला। यहाँ पर जो प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 2 है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 133 और 78 को विभाजित करने पर शेष 3 बचे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 133
और 78 को विभाजित करने पर शेष 3 बचे। देखो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, सबसे पहले तो आप एक छोटी सी ट्रिक समझ लो। अगर प्रश्न में आ जाए में, ठीक, या फिर को, यहाँ आप देखो यहाँ पर को आया हुआ है, तो जब में या को लिखा हो तो वहाँ पर आपको मासा निकालना है, सबसे बड़ी बात। और अगर कहीं लिखा हो से, अगर को की जगह से लिखा होता तो वहाँ पर हमें लासा निकालना है। एक चीज़ तो ये आपको समझ में आ गई, ठीक। दूसरी बात समझो, यहाँ पर जब भी प्रश्न ऐसे आए कि शेष 3 बच रहा है, शेष 5 बच रहा है, ठीक, ऐसी कंडीशन में जब भी मासा आप निकालेंगे तो वहाँ पर जो शेष बच रहा है उसको पहले ही घटा दो। क्या कर दो? पहले ही घटा दो। ये एक छोटी सी मान चलो ट्रिक है। और अगर से है तो वहाँ पर हम लासा निकालेंगे और लासा निकालने के बाद घटाना है। समझ में आई बात? बाद घटाना है। जब में आए या को आए तो वहाँ पर मासा निकालना है और मासा निकालने से पहले ही घटा देना। जैसे यहाँ पर देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 133 और 78 को विभाजित करने पर शेष 3 बच रहा है। अब यहाँ पर को आ रहा है, इसका मतलब मासा निकालना है, और जब मासा निकालना है तो पहले ही घटा देना, यानी जो ये 3 बच रहा है इसको पहले ही घटा दो। यानी हम कह सकते हैं 133 में 3 पहले ही घटा दो, आएगा 130, और 78 में 3 घटा दो, ये आएगा 75, ठीक, 75 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ गया। 78 में 3 घटाया तो आया 75। अब 130 और 75 का आपको क्या निकालना होगा? मासा निकालना होगा। ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई? फिर से एक बार समझ लो, जब प्रश्न में या को दिया हो तो आपको निकालना है मासा, ठीक, ये चीज़ आप समझ गए। और अगर प्रश्न में ये कह दे कि इसको विभाजित करने पर इतना शेष बचना चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा? आपको मासा निकालने से पहले ही घटा देना होगा। और अगर में को ना आए, ये आ जाए से, जैसे यहाँ पर से आ जाता, तो वहाँ पर आपको लासा निकालना होता है, और लासा निकाल लो और उसके बाद अगर कुछ बच रहा हो तो वो वहाँ पर बाद में घटाना होता है या बाद में जोड़ना होता है। जैसी भी कंडीशन होती है, वहाँ पर जोड़ना है तो जोड़ दो, घटाना है तो घटा दो। क्लियर हो गई बात? चलो इसको करके दिखा देते हैं तो और ज़्यादा क्लियर होगा। प्रश्न संख्या 2 यहाँ पर देख लो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 133 और 78 को विभाजित करने पर शेष 3 बचे। तो यहाँ पर देखो को आ रहा है तो मासा निकालना होगा, और जब मासा निकालना होता है तो आपको पहले घटाना होता है। 133 में 3 घटाओ आएगा 130, 78 में 3 घटाओ आएगा 75। अब 130 और 75 का क्या कर लो? मासा निकाल लो। तो भाग विधि से अगर निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा? 75 एकम 75, ठीक, 10 में 5 गया, और 13 में यहाँ से एक हासिल चला गया तो 12 बचा, 12 में 7 गया, ये 55 को 75 से भाग दे दो, 75 को 55 से भाग दे दो, जो शेष बचता है उसी से भाग देते हैं। तो ये भी एक बार जाएगा, कट जाएगा, 20 बार आ जाएगा। फिर से 55 भाज्य बना दो, 20 को भाजक बना दो, ये कट जाएगा, 20 दूना 40, बचेगा 15, और 15 से 20 को भाग दो, एक बार जाएगा, बचेगा 5, और ये जो 5 होगा ये 15, ये 3 पूरा कट गया, ठीक। देखो अब यहाँ पर जो अंतिम भाजक आपका कितना आ गया? 5 आ गया। तो इसका जो मासा होगा वो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 5 है जिससे 133 और 78 को विभाजित करने पर 3 शेष बचता है। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर हमें इस तरह ये आसानी से सॉल्व हो गया। दोनों की आसान से ट्रिक भी मैंने बता दी, कैसे किस क्वेश्चन में मासा निकालना है और किस क्वेश्चन में लासा निकालना है, वो चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे यदि 9, 5, 13 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बच रहा है। यहाँ पर हमें क्या करना है? बड़ी से बड़ी संख्या विभाजित करनी। 9, 5, 13 से, यहाँ पर से आ गया तो हमें क्या निकालना होगा? हमें निकालना होगा लासा।
और जब लासा निकाला जाता है तो जो संख्या शेष बचती है उसे बाद में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, बाद में जोड़ेंगे। ठीक, चलो अब करके देख लेते हैं। 9 5 13, 9 5 13 का निकाल लो, तो 3 से काट लो, 5 3 3 9 और ये 13। ठीक, अब तो कुछ कटने लायक है नहीं, तो 3 कट जाएगा, 13 5 13 से काट दो। या एक तरीके से कह सकते थे हम 5 9 13 तीनों का मल्टीप्लाई कर लेते तो आपको सीधा सीधा इसका लासा निकल के मिल जाता। ठीक है, तो अगर हम इसको कर लेते हैं, 3 3 9, 9 5 45, 45 गुणे 13 करो, 13 5 65 और 13 चौको 52, 52 और 6 58, यानी इनका जो लासा निकला वो आया 585। कितना आया, 585 आया। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जो 585 आपका लासा निकला है, ठीक है, और हमें ये पता होना चाहिए कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूछ रहा है, तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी कितनी होती है, 999 होती है, तो आपको मालूम है। अब ये जो लासा निकला है इसी से 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को क्या कर दो, इसको कर दो आप डिवाइड। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एक बार से ज़्यादा नहीं जा पाएगा, क्योंकि 2 बार अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1000 यानी 999 के पार हो जाएगा। तो ये एक बार से ज़्यादा नहीं है, 1 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये जो रिज़ल्ट आया है इसी संख्या को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 585 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आया, 585 ही आ गया। और हमें शेष बचाना भी है 3, तो 585 में क्या कर दो, 3 जोड़ दो, 588, 3 जोड़ोगे तो 588 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या 588 होगी, जिसे यदि 9 5 13 से विभाजित करेंगे तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचेगा। तो ये चीज़ आप समझ गए। ऐसी कंडीशन में सबसे पहले देख लो क्या किया गया, सबसे पहले लासा निकाल लिया गया है। ठीक है, और फिर ये पता किया गया 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती कौन सी है, वो होती है 999। अब 999 को जो लासा निकला उससे डिवाइड कर दो, और आप देखो कितना आ रहा है, 1 पॉइंट कुछ आएगा। तो जो पूरी संख्या होगी केवल उसको लेंगे, 1 ले लो और उसको जो लासा आपका निकला उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 585 आ गया। अब मैंने बताया था कि जो लासा अगर निकाल लें तो बाद में जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर शेष 3 बच रहा था, तो 3 को जोड़ा गया, 585 प्लस 3 किया गया, 588 आ गया। क्लियर हो गई बात। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने। 2x प्लस 3y गुणा करना है 3x माइनस 2y से। ये आपको क्वेश्चन चौथा दे रखा है। मल्टीप्लाई कर लो, सबसे पहले एक को पकड़ो, 2x को पकड़ लो, 2x को इस पूरे में मल्टीप्लाई करो, 2x को 3x में पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 और x स्क्वायर, ये x यानी x स्क्वायर। अब इस 2x को माइनस 2y में मल्टीप्लाई करो तो माइनस का चिन्ह लगेगा, 2 दूना हो जाए 4xy। ठीक, अब यहाँ पर ये बचा, इसका तो मल्टीप्लाई हो गया, अब इसको पकड़ो, प्लस 3y है तो प्लस 3y और 3x को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 9xy। अब ये माइनस 2y और प्लस 3y को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का चिन्ह लगेगा, 3 दूना हो जाएगा 6 और y स्क्वायर। अब यहाँ देखो xy ये भी xy ये भी ये कट जाएंगे, 6x स्क्वायर ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस का चिन्ह लगेगा, जो बड़ा होता है उसका चिन्ह लगता है। 9 में 4 गया 5xy माइनस 6y स्क्वायर। ये आपका फाइनली आंसर आ गया। ये जो था क्वेश्चन, ये व्यंजकों के गुणनफल से क्वेश्चन था। क्लियर हो गई बात। सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना होता है, एक को पकड़ते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ, लास्ट में जो सेम हो, जैसे ये एक्स वाई सेम है, एक्स वाई, अब इनमें जो घटाना जोड़ना है वो कर लो, हो गया आंसर आपका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि 6x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर एक्स प्लस 9z स्क्वायर एक्स, ये है 5वां नंबर। अब इसमें बता रहे 3x से भाग दे दो, ये लो 3x से भाग दे दो। देखो अब इसको भाग देने का 2 तरीका, या तो आप सीधे सीधे वैसे भाग दे दो जैसे 5
15 को जैसे भाग दिया, अब 5 3 15, ये कट गया, ठीक। या तो इस तरह भाग दे दो, या फिर आपको जैसे ये प्रश्न दे रखा है आप इसी में भाग कर सकते हो। कैसे? अब ये बटे 3x है तो सबको अलग अलग कर लो, 6x² बटे 3x प्लस 3y² बटे 3x प्लस 9z² बटे 3x। x कट गया, x कट गया, और यहाँ पर x², यहाँ x है तो ये स्क्वायर कट जाएगा, केवल x बच जाएगा। 3 कट गया, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, तो यहाँ पर बचेगा 2x प्लस यहाँ पर बचेगा y² और यहाँ पर बचेगा 3z²। ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। देख लो, कोई डाउट हो तो बता दो। कितनी आसानी से देखिए आपका व्यंजकों का भाग हो गया। आंसर आया 2x प्लस y² प्लस 3z²। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। जो भी प्रश्न में डाउट हो बताते रहिएगा। प्रश्न संख्या 6 है यहाँ पर आपके सामने, 5xy, ठीक, प्लस ब्रैकेट के अंदर 3z माइनस मंझला ब्रैकेट 2x माइनस ब्रैकेट छोटा वाला 2z माइनस 3y ब्रैकेट बंद, ठीक। ये है आपके सामने क्वेश्चन। अब इसको सरल करना है, ध्यान से सुनो। सबसे छोटा ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व कर देंगे इसको, फिर उसके बाद मंझला, फिर बड़ा ब्रैकेट। तो जो छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, छोटे ब्रैकेट के बाहर लगा है माइनस का चिन्ह, तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे। ध्यान से करिएगा, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह का ही सबसे बड़ा खेल होता है। 5xy प्लस 3z माइनस ये 2x है, और ये ब्रैकेट हटेगा तो बाहर माइनस का चिन्ह, अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे। माइनस 2z प्लस 3y। अब यहाँ पर मंझले ब्रैकेट के बाहर भी माइनस का चिन्ह है, तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे। 3z माइनस 2x प्लस 2z माइनस 3y, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ सॉल्व करने वाला है। देखो, ये z है, ये भी z है, 3 और 2 5z हो जाएगा। 5x प्लस 5xy प्लस 5z माइनस 2x प्लस 2z। अब यहाँ पर कुछ और सॉल्व करने वाला है क्या आपके नज़र में? देखो, इसमें अब यहाँ पर अब और कुछ भी सॉल्व करने लायक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ देंगे। इसका आंसर आपके सामने आ चुका है, 5xy प्लस 5z माइनस 2x प्लस 2z। यही इसका फाइनल आंसर है। जब कुछ भी सॉल्व करने को ना रह जाए तो वही उसका आंसर हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या यहाँ पर जो 7 है आपके सामने, प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है कि -7/9 माइनस 5/21 और 2/-3 को आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। आरोही क्रम का मतलब होता है कि छोटे से बड़ा, छोटे से बड़े की ओर, इस तरह कह सकते हैं। जैसे हम आरोही क्रम में लिखें 5, 8, 10, 12, 13, मतलब ये देखो छोटे से बड़े की ओर बढ़ रहा है, तो ये क्या होता है, ये आरोही क्रम होता है। तो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, -7/9 है, -5/21 है और 2/-3 है। यानी ये सारे नंबर्स माइनस के ही दिए हुए हैं। जितनी भी संख्याएं हैं ये सब माइनस की हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर इसके करने के 2 तरीके हैं। या तो आप सीधा सीधा इसको डिवाइड कर लो, तो आप पता कर सकते हैं। जैसे 7/9 है तो 9 से डिवाइड करो 7 को, 0.0 लग जाएगा, और 9 7 63, 7 बचेगा, फिर से मतलब 0.77 आ जाएगा इसका, 0.77 माइनस का। अब इसको अगर 21 को 5 से डिवाइड करो, 21 से 5 को डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, और 21 दूना 42 और 8 बच जाएगा, फिर 0 बढ़ा लो, फिर 0.24 करीब आ जाएगा, -0.24, ठीक। अब इसको डिवाइड करोगे, मतलब 3 से 2 को डिवाइड करोगे तो ये करीबन 0.6 आ जाएगा, माइनस का 0.6 समथिंग आएगा। तो यहाँ पर आपके सामने ये 3 नंबर मिल गए, -0.77, -0.24, -0.6। तो यहाँ पर
आपको ये नंबर्स मिल गए। अब यहाँ पर आप आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा यहाँ पर कौन है और सबसे छोटा यहाँ पर कौन है। तो यहाँ पर देखो, जब भी माइनस के नंबर्स होते हैं तो माइनस के नंबर्स में एक ख़ास बात होती है कि जो सबसे बड़ा दिखेगा वही एक्चुअल में सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, यही सबसे बड़ा दिख रहा है, तो यही सबसे छोटा है, माइनस का 0.77। ठीक, ये क्या है, ये सबसे छोटा है। अगला नंबर कौन सा होगा जो इससे बड़ा होगा, यहाँ पर देखो 0.6। ठीक, 0.6 यहाँ पर इससे बड़ा दिख रहा है, लेकिन जो बड़ा दिखता है वही छोटा होता है। तो दूसरे नंबर पे आएगा -0.6 और जो तीसरे नंबर पे आएगा -0.24। यानी यहाँ पर जो सबसे छोटा है वो है 0.77 और जो उससे बड़ा है वो है -0.6 और जो उससे बड़ा है वो है -0.24। तो ये आपका एक तरीके से कह सकते हैं आरोही क्रम आ गया है। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, या हम कह सकते हैं ये फाइनल आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास दिया तो वो है, ये है, इनके बारे में लिखना होगा मैं फाइनल। तो 0.7 तो यही है, -7/9, कॉमा 0.6 कौन सा है, ये वाला था, तो 2/-3, कॉमा -5/21। तो ये आपका आंसर होगा आरोही क्रम का। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी सबको डिवाइड कर लो और उसके बाद आप डिसाइड कर लो। माइनस की बात है तो माइनस में एक चीज़ ध्यान रखना कि जो सबसे बड़ा दिखेगा वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, एक तो तरीका ये है और दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं। दूसरा तरीका है -7/9, -5/21 और 2/-3। दूसरा तरीका क्या है, इनके जो हर हैं, हर को सबको बराबर कर लो। अब हर को बराबर करने के लिए क्या करना होगा, या तो इनका क्या कर लो, इनका ले लो लासा ले लो। तो जब 9, 21 और 3 का लासा लोगे तो लासा इसका कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। ठीक, अब यानी हर में सबको 63 बना दो। 9 सत्ते 63 होता है, तो ऊपर भी 7 से गुणा करना पड़ेगा, तो -49/63 हो जाएगा। अब 21 तियाँ 63 होता है, तो ऊपर 3 से गुणा करना पड़ेगा, 5 तियाँ 15। अब 21 तियाँ, तो 21 का ऊपर से मल्टीप्लाई करो, 21 दूना 42 -63। तो इस तरह आपने देखा कि इनके सबके हर बराबर हो चुके हैं। ठीक, इनके हर कैसे हो गए हैं, बराबर हो गए। अब यहाँ पर जो आपको बड़ा दिख रहा है, मैंने बताया था माइनस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि जो बड़ा दिखेगा वो एक्चुअल में छोटा होता है। तो ये जो नंबर है ये सबसे छोटा होगा, तो इसी का जो मेन वाला है वही ले लेते हैं, -7/9। ठीक, और यहाँ पर देखो उससे बड़ा कौन सा है, ये बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि मैंने बताया ना जो बड़ा दिखेगा वो एक्चुअल में छोटा होता है। तो सबसे बड़ा ये दिख रहा है तो ये सबसे छोटा हो गया, और फिर कौन उसके बाद बड़ा दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो ये वाला लिख दो 2/-3। और फिर जो सबसे छोटा दिखेगा वो सबसे बड़ा होगा, तो -15/63 का ये था, -5/21। ठीक, इस तरह आप दोनों तरीकों में से जो भी आपको समझ में आया हो आप उस तरीके से सॉल्व कर लो। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 है, एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है। तो वो एक संख्या का मान लो x है। ठीक, x का 1/2, ये रहा x का 1/2 हो गया। उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है। ध्यान से अगर प्रश्न को देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। अब उसी संख्या का 1/4 कैसे निकलेगा, उसी संख्या का 1/4 यानी x/4। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, 15 अधिक है, तो 15 को जोड़ दो इसी में। किसी संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, बीच में लगा दो बराबर निशान, हो गया आपका। बस इसको सॉल्व कर लो, x/4 इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है। सॉल्व कर लो, 4 ये हो जाएगा 2x - x = 15। अब 4 नीचे उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये 2x - x, x बचेगा, 15 चौको 60 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। तो यहाँ पर वह संख्या कितनी हो जाएगी, वह संख्या हो जाएगी 60। ठीक,
हमने वह संख्या कितनी मानी थी, x मानी थी, ऊपर लिख लेना। माना वह संख्या बराबर x और x/2 इक्वल टू, साफ साफ जो प्रश्न दिया उसी को यहाँ पर हम आगे सॉल्व करते जाते हैं। आगे देखो अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 9। माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। माँ की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। अगर हम पुत्र की आयु को x मान लें तो माँ की कितनी हो जाएगी, 5 गुना लिखा है तो 5x हो जाएगी। ये चीज़ समझ में आ रही। अब बोल रहे हैं 8 वर्ष पश्चात, जब 8 वर्ष पश्चात क्या होगा, 8 वर्ष पश्चात पुत्र जो होगा वो 8 साल और बड़ा हो जाएगा, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, x + 8 हो जाएगी, और माँ की कितनी हो जाएगी, 5x + 8 हो जाएगी। ठीक, ये चीज़ समझ में आई। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। माँ जो है वो पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। माँ की आयु है 5x + 8 और पुत्र की आयु का 3 गुना, तो x + 8 इसका 3 गुना कर दो, ये हो गया 3 गुना। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू निकाल लो, और प्रश्न पूछा है दोनों की वर्तमान आयु याद करो। तो यहाँ पर ये वर्तमान आयु आपकी लिखी है, पुत्र की x हो ही जाएगी, x की वैल्यू जब इससे निकल आएगी, और माँ की 5 से गुणा कर दो, आ जाएगा। देखो 5x + 8 इसको मल्टीप्लाई करो, 3x, 3 × 8 = 24, 5x, ये 3x इस तरफ आ जाएगा, 3x, ये 8 उस तरफ चला जाएगा, 24 - 8, तो 24 - 8 जब करोगे तो आ जाएगा 16। 5x में 3x घटेगा, 2x आ जाएगा, 2x = 16, तो x = 16/2, ये हो जाएगा 8। यानी जो पुत्र की आयु निकल के आ गई वो आ गई 8 वर्ष। माँ की आयु कितनी आ जाएगी, 5x है, तो 5 × 8 = 40 वर्ष। समझ में आ गई। पुत्र की आयु 8 वर्ष, माँ की आयु 40 वर्ष। कितनी आसानी से यहाँ पर पुत्र और माँ की आयु निकल आई। जैसा प्रश्न में देखो वैसा ही करते जाओ। पुत्र की आयु x मानो, माँ की 5x मानो, क्योंकि प्रश्न में दिया है कि 5 गुनी है, तो माँ 5 गुनी हो जाएगी, यानी 5x हो जाएगी। 8 वर्ष के पश्चात, जब पश्चात की बात करेंगे तो जैसे मान चलो आज तुम 20 साल के हो, तो 8 साल बाद क्या हो जाओगे, 20 + 8 यानी 28 के हो जाओगे। वही यहाँ पर किया गया है, पुत्र x + 8, माँ 5x + 8। अब यहाँ पर अगले स्टेटमेंट में कह रहे हैं जो 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगी, तो माँ की आयु 5x + 8 है और पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगी, तो x + 8 × 3 कर दो, बाकी सॉल्व कर दो, x की वैल्यू आ गई तो वही आपका पुत्र की आयु हो जाएगी। माँ की आयु है 5x, तो x की वैल्यू रख के माँ की आयु निकाल लो। तो इस तरह आप आयु के क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला यहाँ पर जो 10वां प्रश्न है, आयताकार मैदान को 190 मीटर लंबे तार से घेर रखा है। यहाँ पर देखो अगला पॉइंट है, यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी हो, चौड़ाई की 1.5 गुनी हो, यानी चौड़ाई को अगर हम x मान लें तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 1.5 गुनी, यानी 1.5x। ठीक, और बोल रहा है आयताकार मैदान को 190 मीटर लंबे तार से घेर रखा है। यानी जब किसी मैदान को घेरते हैं, यानी ऐसे किनारे किनारे तार लगा रखा है, तो यानी ये इसके परिमाप की बात कर रहे हैं। ठीक, इसके परिमाप की बात कर रहे हैं, तो परिमाप इसका मतलब दे रखा है, और परिमाप होता क्या है, आयताकार है 2l + b। परिमाप कितना दे रखा है, 190 मीटर, परिमाप नीचे यही रख दो, और लंबाई इसकी दे रखी है, ये इसका 1.5 गुना था, 1.5x प्लस चौड़ाई कितनी थी, x। सॉल्व कर लो, ये इधर ले आओ, 2 इस तरफ आ जाएगा, 190/2, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 95, और 1.5x + x ये 2.5x हो जाएगा। अब यहाँ पर 2.5 मल्टीप्लाई में ए इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 95/2.5x। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 38। 95 को जब 2.5 से डिवाइड करोगे तो 38 आ जाएगा, यानी चौड़ाई आपकी निकल के आ गई 38 मीटर। ठीक, लंबाई कितनी थी, 1.5x थी, तो 1.5 × 38 कर दो, ये आपकी आ जाएगी 57 मीटर। ठीक, चौड़ाई कितनी आ गई, 38 मीटर, और लंबाई इसकी निकल के आ गई 57 मीटर। अब यहाँ पर ये प्रश्न फाइनल हो गया। अगर प्रश्न में ये भी पूछ देता कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो 38 और 57 का गुणा कर देते और आपका क्षेत्रफल आ जाता। क्लियर हो गई बात। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है,
एक खंभे को 9 सेकंड में पार कर लेती है। एक कोई रेलगाड़ी है, ठीक, 270 मीटर लंबाई है। यानी हम ये कह सकते हैं कि दूरी और चाल वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, आपको मालूम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही इसका फार्मूला होता है। मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय, ये इसका फार्मूला होता है। तो हमें यहाँ पर क्या क्या चाहिए होगा, चाल चाहिए होगी, दूरी चाहिए होगी, समय चाहिए होगा। कोई दो चीज़ें पता चल जाए तो तीसरी चीज़ पता चल जाएगी। यहाँ पर चाल निकालना है तो डिस्टेंस और टाइम पता होना चाहिए। तो डिस्टेंस ये दे रखा है 270 मीटर, ठीक, और कितनी देर में पार कर रही है, 9 सेकंड में पार कर रही। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं इसकी जो चाल निकल के आएगी वो आ जाएगी 30 मीटर पर सेकंड, ठीक। लेकिन अगर ध्यान से देखो प्रश्न को, तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा में निकालो। चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में निकालो। तो जब भी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होता है तो हमें 18/5 से गुणा करना होता है। 30 गुणे 18/5, 5 छक्का 30 और 18 छक्के 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका आंसर आ गया। 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तभी वो 9 सेकंड में एक खंभे को पार कर पा रही। तो ये आपका आंसर आ गया। देखो, अगर ये ना कहता कि किलोमीटर प्रति घंटा में निकालो तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता, ठीक। अब उसने प्रश्न में कह दिया कि किलोमीटर प्रति घंटा में निकालो, तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज़ समझ लो। और कभी अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा हो और बोले कि मीटर पर सेकंड में निकालो, तो 18/5 का जस्ट अपोजिट कर देना, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। अब 108 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें तो 108 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5। दोनों चीज़ें आप अच्छे से समझ जाओ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2y + z = 17 है। अगला है 2z + x = 5। यानी 3 इक्वेशन दे रखी हैं यहाँ पर। 2y + z = 17 और 2z + x = 15, 2x + y = 10, ये दिया हुआ है। और यहाँ पर x + y + z का मान ज्ञात करना है। तो क्या करो, इन सभी को जोड़ दो और y के नीचे y रखो, z के नीचे z और x के नीचे x। तो यहाँ पर देखो 2y + z = 17 है। अगला है 2z + x, 2z और प्लस x, ठीक है। अगला है 2x + y, 2x + y, ठीक। इसके बराबर क्या था, 15, और इसके बराबर है 10। अब इन सभी को ऐसे ही, z के नीचे z है, y के नीचे y है, x के नीचे x है। अब इन सभी को जोड़ लो, x और 2x हो जाएगा 3x, ध्यान से देखना, प्लस 2y + y हो जाएगा 3y, प्लस 2z और z हो जाएगा 3z। अब इन सभी को जोड़ लो, क्या हो जाएगा, 7 और 5 12, 1 2 3 4, ठीक, 42। अब यहाँ पर देखो 3 कॉमन मिल जाएगा, x + y + z। इन सभी से 3 कॉमन ले लिया, बाहर कर लिया, और ये 42। ये 3 मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा, x + y + z = 42/3, ये हो जाएगा 14। यानी x + y + z की जो वैल्यू निकल के आ गई वो आपकी आ गई 14। यही पूछा गया प्रश्न में। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। प्रश्न संख्या 13 यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि x - 1/x = 3/2, और प्रश्न में पूछ रहे हैं कि आपको बताना है x² + 1/x²। यानी क्या करो, इनका स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर यानी वर्ग कर दो। तो इसको जब a - b का होल स्क्वायर करते तो a² + b² - 2ab होता है। तो वही करेंगे, इसका स्क्वायर करो, x² + 1/x² - 2ab यानी x × 1/x, ठीक। 3/2 का स्क्वायर करोगे, 3 का होता है 9, 2 का होता है 4। अब ये x और x कट जाएगा, यहाँ बचेगा -2, x² + 1/x²। यहाँ पर जब -2 बचेगा, बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, +2, ठीक।
4 और 9 प्लस 8, 9 8 17/4, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² जो वैल्यू आ गई वो आ गई 17/4। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। कितनी आसान तरीके से ये देखो सॉल्व हो गया यहाँ पर। और एक चीज़ और ध्यान रखो, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बराबर करके यहाँ लिख दिया, आपको बराबर करके नहीं लिखना, आपको एक स्टेप नीचे लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर जगह की कमी है। तो यहाँ पर मैंने ऐसे 17/4 इसके बराबर में लिख दिया। आप अगले स्टेप में लिखेंगे x² प्लस 1/x² इक्वल टू 17/4। इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा कि जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। आगे देखते हैं अगला यहाँ पर क्या क्वेश्चन दे रखा है। प्रश्न संख्या 14 यहाँ पर है आपके सामने। एक मैदान की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। यदि इस मैदान पर 50 मिलीमीटर वर्षा हुई हो तो मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा। देखो ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन आपको घबराना नहीं। यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो तो ये लंबाई मीटर में दे रखी है, चौड़ाई मीटर में दे रखी है, और जो मैदान पर पानी गिर रहा है वो मिलीमीटर में दे रखा है, और आंसर पूछ रहे हैं लीटर में। मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ध्यान से अगर एक एक स्टेप बढ़ते जाएंगे तो कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर लंबाई मीटर में, चौड़ाई मीटर में, और इसकी जो ऊंचाई है एक तरीके से कह सकते हैं, यानी मैदान पर इतने मिलीमीटर वर्षा हुई, यानी ये एक तरीके से ऊंचाई हो गई। ठीक है, तो ये जो मिलीमीटर है 50 मिलीमीटर, इसको हम क्या कर लें, इसको हम मीटर में ही कन्वर्ट कर लें। ठीक, क्यों मीटर में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों मीटर में दे रखी है, यानी जो मेजॉरिटी होती है उसको कन्वर्ट नहीं करते। तो यहाँ पर दो चीज़ें तो मीटर में दे रखी हैं, एक मिलीमीटर में दे रखी है, तो हम क्या करें, मीटर में ही कन्वर्ट कर लो इसको भी। 50 मिलीमीटर को जो हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना होगा, 50/1000 करना होगा। तो इसका आंसर आएगा 0.05 मीटर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इसको 1000 से क्यों डिवाइड किया गया। तो आपको मालूम होगा, ये वाला फार्मूला तो मालूम हो, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। ठीक, अब यहाँ पर मीटर से हम किस में जा रहे हैं, मीटर से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, और जब नीचे की तरफ जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। और कितने नीचे जा रहे हैं, 1 2 3 नीचे जा रहे हैं, तो यहाँ 3 0 लगाकर 1 लिख देते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो उसी तरह हमने यहाँ पर किया, 50 को हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, 0.05 मीटर इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगर यही हम ऊपर जा रहे होते, जब ऊपर जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और जब नीचे जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई। तो यहाँ पर आपके सामने जो 50 मिलीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया, तो ये आपका कितना आ गया, 0.05 मीटर। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं कि जो ऊंचाई है वो भी आपका मीटर में मिल गई, लंबाई चौड़ाई ये सब मीटर में मिल गई। अब इसका क्या करो, हमें ये पता करना है कि मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा, मतलब कितना पानी भर गया। तो इसकी धारिता निकाल लो मैदान की, यानी पानी की निकालो जितनी पानी गिरा है, L × B × H। तो L आपका 40, चौड़ाई है आपकी 15 और ऊंचाई 0.05। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये पूरे को सॉल्व कर लेना, तो 40 का जब 0.05 में गुणा करेंगे तो 0.2 आ जाएगा, और 0.2 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे 40.05। ठीक, ये आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 × 15 30 घन मीटर इसका आंसर आ गया। ठीक, ये 30 घन मीटर इसका आंसर आया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर घन मीटर आंसर आया, हमें आंसर निकालना है लीटर में। तो आपको मालूम होना चाहिए 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। ठीक, 30 घन मीटर कितना पानी हो जाएगा, 1000 × 30 बराबर 30,000 लीटर। ठीक, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले तो हमने उसकी यूनिट बराबर कर ली, जो बारिश हुई वो मिलीमीटर में हुई, यानी ऊंचाई जो उसकी थी वो मिलीमीटर में थी। तो हमने इसको क्या कर लिया, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। मीटर में ही क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि ऑलरेडी 2 चीज़ें मीटर में दे रखी हैं, लंबाई और चौड़ाई मीटर में दे रखा था, तो ऊंचाई को भी हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया और इसकी धारिता या कह सकते हैं आयतन निकाल लिया 30 घन मीटर। अब
आंसर निकालना है लीटर में, तो 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर, तो 30 घन मीटर बराबर हो जाएगा 30,000 लीटर। यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 15 है कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर हैं। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें परिमाप दे रखा है, तो परिमाप का अनुपात निकाल लेते हैं। परिमाप 1 अनुपात परिमाप 2 कितना दे रखा है 40 और 70। तो इसका अनुपात निकालेंगे तो इसको सरलतम कर देंगे 4 अनुपात 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि मैंने आपको कई बार बताया है कि जो परिमाप का अनुपात होगा वही भुजाओं का अनुपात होगा। ठीक, जो परिमाप का अनुपात होता है वही इसकी भुजाओं का भी अनुपात होता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि भुजाओं का जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा 4 अनुपात 7, यानी यही हो जाएगा 4 अनुपात 7। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हमें चाहिए किसका, हमें चाहिए क्षेत्रफल का अनुपात। किसका चाहिए, क्षेत्रफल का अनुपात। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक इसका जो एक कह सकते हैं इसका जो कॉन्सेप्ट है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनका जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल का अनुपात होता है। तो इनकी जो भुजाएं का अनुपात है 4 अनुपात 7, इसका क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर यानी वर्ग कर देंगे। तो 4 का होता है 16, 7 का होता है 49। यानी दो समरूप त्रिभुज जिनका परिमाप 40 और 70 है उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो 16 अनुपात 49 निकल के आ जाएगा। सीधा सीधा आपको इसका स्क्वायर कर देना, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49। क्लियर हो गई बात, ये इसका अनुपात निकल आया। आगे देखो, प्रश्न संख्या 16 है कि निम्न सारणी से मध्यिका ज्ञात करो। मध्यिका ज्ञात करनी है, ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन। आयु दे रखे हैं और शिक्षार्थी दे रखे हैं। 12 4, 13 5, 14 4, 15 6, 16 5। अब इसकी आपको क्या करना है, इसका मध्यिका ज्ञात करनी। मध्यिका ज्ञात करने के लिए यहाँ पर लिख लो आयु और शिक्षार्थी, और अगला जो होगा वो होता है संचयी बारंबारता। ठीक, संचयी बारंबारता। तो यहाँ पर आयु है 12, 13, 14, 15, 16। ठीक, 12 के सामने 4 लिखना होगा, 13 के सामने 5 लिखना होगा, जैसा प्रश्न में दिया वैसा ही करना होगा। 14 के सामने 4, 15 के सामने 6 और 16 के सामने 5। अब संचयी बारंबारता वाला कॉलम कैसे भर देंगे, ये जो 4 है यही 4 उठा के यहाँ रख दो। अब इस 4 में ये 5 को जोड़ो, जो दूसरा वाला है उसको 4 में जोड़ो, 4 5 9। अब इस 9 को इसमें जोड़ो, 9 4 13, 13 को 6 में जोड़ो 19, 19 को 5 में जोड़ो 24। यानी यहाँ पर जो पदों की संख्या निकल के आई 24, और 24 क्या होता है, ये सम होता है। यानी यहाँ पर जो मध्यिका का फॉर्मूला लगेगा, मध्यिका का फॉर्मूला सम वाला लगेगा। और सम वाला फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 n/2वें पद का मान प्लस, पूरा लिख लेना, पद का मान प्लस n/2 + 1वें पद का मान। ठीक, और ये ब्रैकेट बंद। ठीक, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, n/2वें पद का मान, n/2वें पद, n कितना है 24, 24/2 यानी 12वें पद का मान पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, 12वें पद का मान, 12वें पद का मान प्लस n/2 यानी 24/2 यानी 12, 12 और 1 13, 13वें पद का मान। ठीक, ब्रैकेट बंद। 12वें पद का मान प्लस 13वें पद का मान। तो 12वें पद का मान कहाँ से मिलेगा हमें, 12वें पद का मान यहीं से मिलेगा। पहले यहाँ देखो 12 से जस्ट बड़ा कौन सा है, 12 से जस्ट बड़ा 13 है, और 13 का जो मान है वो है 14, प्लस 13वें पद का मान देखो, 13वें पद का 13 या 13 से जस्ट बड़ा कौन सा है, यही है 13 ही है, और 13 का जो मान है वो है 14। तो यहाँ पर आपने देखा 14 14 हो जाएगा 28, और 28/2 कितना होता है, वो होता है 14। तो यहाँ पर जो मध्यिका निकल के आ गई वो आपके सामने आ गई 14। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 17 है, 5 5 के वर्ग विस्तार पर आपको सारणी बनानी है।
अब सारणी बनानी है तो ध्यान से देखना होगा कौन कौन से कॉलम खींचे जाते हैं। यहाँ पर आपके सामने आंकड़े दे रखे हैं नीचे कि 5, 11, 26, 24, 21, 10, 9, 8 इस तरह के आपके सामने आंकड़े दे रखे हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो आप क्या करो, एक कॉलम खींचो क्रम संख्या का, ठीक, क्रम संख्या, और दूसरा कॉलम खींचो वर्ग विस्तार का, तीसरा कॉलम खींचो टैली। तो यहाँ पर हमने आरोही क्रम में लिख लिया। आरोही क्रम का मतलब होता है कि छोटे से बड़े की ओर, ठीक, यानी सबसे पहले आप लिखोगे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर इस तरह बड़ा बड़ा लिखते चले जाओगे, जो लास्ट में होगा वो सबसे बड़ा होगा। फिर वहाँ पर हमें इस तरह की एक सारणी बनानी पड़ेगी जिसमें सबसे पहला होगा क्रम संख्या, दूसरा होगा वर्ग विस्तार, तीसरा होगा टैली चिन्ह और चौथा होगा बारंबारता। ठीक है, अब वर्ग विस्तार को हम लिखेंगे कैसे? सबसे पहले यहाँ देख लो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 5, और जो 5 आता है वो 0 से 5 के कॉलम में आता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 0 से 5 की, और जो अंतिम होगा, अंतिम देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी दे रखी है, 26 दे रखी है, और 26 किसके अंतर्गत आएगा, वो आएगा 25 से 30 के अंतर्गत। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 5 के वर्ग विस्तार बन रहे हैं। तो 0 से 5 से शुरू करेंगे और 25 से 30 तक खत्म करेंगे। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30, ये आपके वर्ग विस्तार हो गए। जब वर्ग विस्तार लिख गए तो आप क्रम संख्या इनकी चढ़ा लो, 1 से लेकर 6 तक क्रम संख्या चढ़ जाएगी। अब यहाँ पर अगला कॉलम टैली चिन्ह है, उसके बाद है बारंबारता। तो यहाँ पर देख लो जो वर्ग विस्तार है 0 से 5, अब 0 से 5 के अंतर्गत कितनी संख्या आ रही, केवल 5 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1, और बारंबारता में 1 लिख दिया और इसका टैली चिन्ह 1 लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 5 से 10 वाला देख लो, 5 से 10 के बीच में कौन कौन सी संख्या आ रही, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, तो ये 4 संख्या आ रही, तो बारंबारता वाले कॉलम में 4 लिख दिया और टैली चिन्ह 4 लगा दिए। अब इसी तरह 10 से 15 के बीच में देखो, 10 से 15 के बीच में कौन से आएंगे, 11, 11, 11, 13, 14, 5 आ रहे हैं। तो यहाँ पर बारंबारता में 5 और टैली चिन्ह 5 लगा दिया। और टैली चिन्ह लगाना मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, जिसमें सांख्यिकी का पढ़ाया था पूरा। ठीक है, 15 से 20 के बीच में देखो कौन आएगा, 16, 17, 17, 3 आएंगे। तो यहाँ पर बारंबारता में 3 लिखा और 3 टैली चिन्ह लगा दिए। 20 से 25 के बीच में देखो कौन आ रहा है, 21, 21, 24, 25, 4 आ रहे हैं। तो बारंबारता में 4 लिख दिया और 4 टैली चिन्ह लगा दिए। 26 ये किस में आएगा, 25 से 30 में 1 आ रहा है, तो 1 टैली चिन्ह और 1 में बारंबारता लिख दिया। इस तरह ये क्वेश्चन इतनी आसानी से हो गया। क्लियर हो गई बात? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न संख्या 18 है, ये देख सकते हैं लास्ट में। निम्न आंकड़ों को आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित करो। प्राप्तांक दे रखा है और शिक्षार्थी दे रहा है। लास्ट में देखिए 0 से 10 है 2, 10 से 20 है 4, 20 से 30 है 5, 30 से 40 है 8, 40 से 50 है 12, 50 से 60 15 और 60 से 70 9 है। तो यहाँ पर आपको इसको आयत चित्र के द्वारा प्रदर्शित करना है। आयत चित्र से कैसे प्रदर्शित करते हैं, सबसे पहले तो हम इस तरह का एक ये ग्राफ टाइप का खींच लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी प्राप्तांक है यानी जो वर्ग विस्तार में दिए गए हैं, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ये प्राप्तांक हैं। तो यहाँ पर आप कॉलम बना लो, यहाँ लिख लो 10, यहाँ लिखो 20, यहाँ लिखो 30, यहाँ लिखो 40, यहाँ लिखो 50, यहाँ लिखो 60 और आखिरी है 70। ठीक, अब यहाँ पर देखो 2, 4, 5, 8, 12, 15, 9 ये दे रखे हैं। तो क्या करो, ये तो आपका 0 होता है ये वाला, यहाँ पर लिखो 2, 4, सब 2 के कॉलम में बना लो, 8, 9, 10, 12, सबसे बड़ा कितना है 15 है, तो 16 तक ले जाओ कम से कम, 14, 16। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर बोल रहे हैं 0 से 10 जो है वो 2 है, तो क्या करो 0 से 10, 0 से ये 10, इसको 2 तक ऊपर तक ले जाओ और ये लाइन खींच दो। इस तरह आपने देखा एक ये आपके पास एक आयत बन गया। ठीक, अब बोल रहे हैं 10 से 20 जो है वो 4 है, तो ये 10 से 20 4 है, यानी 10 वाली रेखा को 4 तक बढ़ा दो और 20 वाली रेखा को 4 तक बढ़ा दो, ये आपका 10 से 20 4 तक हो गया। 20 से 30 जो है 5 तक है। अब 5 तो यहाँ दिया नहीं, 4 और 6 के बीच में होगा, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा दो और 30 को इसी के 5 तक ले जाओ।
ये हो गया 5 तक। अब बोले 30 से 40 8 है, तो ये 8 यहाँ है, तो 8 को 30, 8 को ले जाओ 40, 30 और 40 दोनों है ना, 30 से 40 8 है, तो 30 वाली को 8 तक बढ़ाओ, 40 वाली को 8 तक बढ़ाओ, ये बढ़ गया। अब बोले 40 से 50 है 12, तो 40 वाली को 12 तक ले जाओ और 50 वाली को भी 12 तक ले जाओ, ये हो गया आपका। 50 से 60 है 15, तो 50 वाली को 15 तक ले जाओ और 60 वाली को भी 15 तक ले जाओ। 60 से 70 वाली को देख लो, 60 वो 9 तक है, तो 60 वाली 9 कहाँ गई, ये 60 है, 9 कहाँ है, ये यहाँ होगा, यानी 8 और 10 के बीच में 9 होगा, तो ये लगभग यहाँ बैठेगा। आप लोगों को अपनी स्केल से करना है, सब कुछ अच्छे से करना है। ये आपका बन गया 60 से 70 का 9 तक। तो इसको मैं एक बार अच्छे से आपको दिखा देता हूँ किस तरह ये किया गया है। ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये इस तरह किया गया है। यहाँ पर प्राप्तांक दे रखे हैं, शिक्षार्थी दे रखा है, ये मैंने अच्छे से स्केल से बनाया हुआ है। नीचे प्राप्तांक है, इस साइड शिक्षार्थी हैं। शिक्षार्थी 2 4 6 8 के फॉर्म में लिखे गए हैं और ये 10 20 30 के फॉर्म में लिखे गए हैं। 0 से 10 2 है, तो 0 से 10, 0 वाली लाइन को 2 तक बढ़ाओ, 10 वाली लाइन को 2 तक बढ़ाओ, ये ऊपर लाइन खींच दो। ठीक, ये आपका इस तरह है कुछ, ये है। ठीक, अब 10 से 20 वाला 4 है, तो 10 वाली लाइन को 4 तक बढ़ा दो, 20 वाली लाइन को 4 तक बढ़ा दो, इसको ऐसे लाइन खींच दो। इसी तरह 20 से 30 वाला 5 है, तो 20 वाली लाइन को 5 तक ले जाओ, 30 वाली लाइन को 5 तक ले जाओ और ऊपर मिला दो। इसी तरह करके सारे बनाए गए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह आयत चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, अब अगर इसमें कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा किसी भी क्वेश्चन में। अब हम आपको वो प्रश्न का आंसर बता देते हैं जो आपसे हमने विशेष रूप से पूछा था। ये प्रश्न मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था, ABC और MNP 2 सर्वांग सम त्रिभुज हैं, तो ये आपका मान चलते हैं ABC है और ये मान के चलते हैं आपका MNP है, ABC MNP। ठीक, यहाँ पर बोल रहे हैं A जो है वो 50 है, ये 50, ठीक, B 60 है, ये आपका 60, और AB 3 है, AB 3 है, ये वाली जो रेखा है 3 है, और N जो है वो 60 है, ये N 60 है, MN 3 है, ये जो रेखा 3 है, यानी एज इट इज़ है, जैसा ABC है वैसा MNP है। तो एंगल P का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। ये लास्ट में देखो लिखा, एंगल P का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, जब B बराबर N है, A बराबर M हो जाएगा और C बराबर P हो जाएगा। तो हमें P का मान ज्ञात करना। अब C तो पता ही नहीं है, तो हम C पता लगा सकते हैं। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 होता है। ठीक, और एंगल A दे रखा है 50, B दे रखा है 60, एंगल C आपको पता लगाना है। 50 60 हो जाएगा 110, और एंगल C बराबर 180 माइनस 110, तो एंगल C आपका निकल के आ जाएगा 70। अब आपको मालूम है चूँकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, ABC त्रिभुज MNP, तो एंगल P बराबर एंगल C होगा और एंगल C की वैल्यू दे रखी है 70, तो एंगल P निकल के आ गया आपके सामने 70। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ ताकि उसका आंसर आप अपने आप से निकालेंगे, और जो भी आंसर होगा वो नीचे कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा ताकि हमें पता चल सके कि आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर मैं एक नंबर देता हूँ, 1/5 और 2/6, इनके मध्य की मात्र एक परिमेय संख्या निकालो और नीचे कमेंट में बताओ। 1/5 और 2/6 के मध्य की एक परिमेय संख्या निकालो, नीचे कमेंट बताओ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लें ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।